दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं आपके बीच में फिर से आ चुका हूं। हालांकि 9 दिन घर रहने के बाद कल मैंने कोरोना सैंपल दिया था, लेकिन उसकी जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। यही कह रहे कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, रात तक या सुबह तक वो रिपोर्ट आएगी। लेकिन मेरा स्वास्थ्य सही है, मैं बिल्कुल फिट हूं। क्योंकि दोस्तों कई बार सोशल मीडिया पे मैंने कई लोगों के कमेंट भी देखे थे कि नेताओं जैसे वो भी घर पे बैठ के, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो कोरोना काल था उस दौरान भी सड़कों पे हो, चाहे घर घर जाकर किराया माफी का मामला हो, हर मामले में आपके साथ था। फिर से तैयार होकर आपके बीच में मैं एक बार पुनः आ गया हूँ। दोस्तों इस लाइव में तमाम कई भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करना चाहूँगा। कई लोगों के मेरे पास कमेंट और इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। अधिकतर मैं देखता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति की उस पीड़ा को मैं सरकार तक पहुँचाऊँ, आवाज़ बुलंद करूँ। लेकिन अब जब तमाम लोग लाइव में जुड़ रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं कि लंबा वीडियो हो जाता, भग जाता है, ये फिर कहते हैं कि हमारे तो मामले में बोला ही नहीं। जब आप लगातार जुड़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा। क्योंकि जब मैं शुरुआत करता हूँ तो सारे मुद्दे खत्म होने तक, यानी कि सब लोगों की आवाज़ उठाना, सरकार तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य है। कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार को उनको न्याय मिले। दोस्तों अब हम सब मिलकर हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, एमएलए और सांसद चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, हम उनको वोट देते हैं। और वोट के बदले में वो सत्ता में आते हैं। कोई एमएलए बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई विपक्ष में रहता है, कोई सत्ता में रहता है, कोई सांसद बनता है। और बदले में वो लाखों रुपए उनको सैलरी मिलती है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है और ऐश आराम मिलता है। उन लोगों पर हमारे साथी, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, कि हम लोग उनको सवाल नहीं पूछते। उनकी जिम्मेदारी हर युवा के रोजगार के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके साथ देने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और आपका भाई उपेंद्र यादव हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहता है। मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, मैंने किसी से वोट नहीं लिया, बिना किसी से पैसे लिए निस्वार्थ आप लोगों के लिए भाग दौड़ करना, आप लोगों की आवाज उठाना और सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। दोस्तों कई लोगों के कई सवाल ये भी आते हैं, मैं तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा करूंगा, इसमें तमाम भर्तियों के लिए मैं चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उन बातों पर कुछ चर्चा कर रहा हूं कि जो आपके जो सवाल होते हैं कि जो कई लोगों के इर्द गिर्द जो आप लोग घुमाते रहते हो सोशल मीडिया पर, उनका जवाब देना चाहूंगा। कई बार ये सवाल निकल के आता है कि उपेंद्र यादव यार ये तो कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दे रहे, कहीं कांग्रेसी तो नहीं है। कई सवाल आते हैं, लेकिन वो नए नए लोग हैं, उनको पता नहीं है। मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, आप मेरी फेसबुक या मेरे यूट्यूब चैनल पर छानिए, पहचानिए कि ये व्यक्ति कब से जुड़ा हो, कब कब किस किस पार्टी का विरोध किया है और कब कब जेल गया, कितने मुकदमे हैं, क्या 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 पता चल जाएगा। क्योंकि जब हमने 2012 में संघर्ष किया तब कांग्रेस सरकार थी। 2012 और 2013 में जो 2 साल हमने संघर्ष किया, उस समय मुकदमे भी खाए, 13 दिन का आमरण अनशन भी किया और जेल भी जाना पड़ा। वो मुकदमा आज भी है, 152/2013 ज्योतिनगर थाने में वो मुकदमा आज भी मेरी दर्ज है, आज भी वो हुआ जब मैं जेल गया था। उसके बाद हमने उस जो भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को समर्थन दिया, तलवार दी, साथ गए, हम आपके साथ है। उन्होंने 15 लाख का वादा किया, आरटीट खत्म करने का वादा किया, एक एग्जाम का, तमाम कई वादे किए। जैसे ही वो सत्ता में, हमें लगा कि हमारा काम नहीं है, हम पूरी सरकार से लड़ पड़े, 5 साल तक संघर्ष किया, लाठियां कई जे लगी। जब हम कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जब हम विपक्ष के लोगों से मिल रहे थे, तो कई लोगों ने कहा ये तो बीजेपी का आदमी है। जब बीजेपी में संघर्ष किया बोल रहे थे कांग्रेस का आदमी है। अब थोड़े दिन पहले जब हम कांग्रेस में संघर्ष कर रहे थे, जब अक्टूबर में मैं अनशन पे बैठा, नवंबर में जो लाठीचार्ज पीसीसी के बाहर हुआ, बोले ये तो बीजेपी का हो सकता है या और किसी पार्टी का हो सकता है। लेकिन आपको मैंने लगातार कहा है, उपेंद्र यादव बेरोजगारों की हमारी खुद की पार्टी है, हम युवा हैं, हम चुनते हैं सरकारों को, हम चुनते हैं एमएलए को, एमपीओ को हम चुनते हैं। और इस बार 2023 में हम लोग ही इनको बेरोजगार करने का काम करेंगे जो बेरोजगार के साथ नहीं है। मेरी पार्टी आप लोग है, आप हो तो मैं हूं। और सबसे बड़ा जो साथ रहता है मुझे प्रदेश की मीडिया का, जिसकी वजह से मैं बचा हुआ हूं, नहीं तो कब का मुझे खत्म कर दिया जाए। मैं मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लेकिन ये सामान्य बातें इसलिए जो निकल के आती है। जो एमएलए लाखों रुपए लेता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन जिम्मेदारियों आप उनको याद नहीं दिलाते, उनके पीछे नहीं पड़ते। जो आपका भाई आपके लिए आवाज उठाता है, कई लोग जो बाहरी राज्यों का जो मैंने मामला उठाया, बाहरी राज्य वाले सोशल मीडिया पे आईडी बना के मुझे गाली गलौज कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं। मेरे राजस्थान के भाई जिनके हकों के लिए मैं लड़ रहा हूं, उनको जवाब तक नहीं देते हैं। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं मस्ती से मेरा काम करता हूं, मेरा लक्ष्य होता है कि हाँ मैं रात को सोचता हूं कि मुझे क्या करना, किस भर्ती के लिए भागना, क्या करना, कैसे करना है, और उस जो मेरे से मिलके जाता है उस बेरोजगार को कैसे न्याय मिले, उनके आंखों में जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू में कब बदले, उनके माता पिता के सपने कब पूरे, वो सोच के उनके लिए मैं निकलता। दोस्तों सामान्य ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, कई लोगों को बताना चाहूंगा, पता तो चले ना वो बातें करते हैं कि एमएलए और जिनको आप वोट देख के जिताते हैं उनसे सवाल नहीं करते हैं, मुझसे करते हैं। लेकिन इसलिए मुझसे करते हैं, मुझसे आशाई भी है और मैं कोशिश करता हूं उन आशाओं पे खरा उतरने के लिए, पूरी मेहनत करता हूं। मैं लाइव आ गया, कुछ मुद्दे मैं भूल गया, मान लीजिए इतनी भर्तियों में, वो तो कहेगा यार उपेंद्र यादव तो बकवास आदमी है, हमारा तो नाम ही नहीं लिया। अरे भैया मैं इंसान हूं, मशीन नहीं हूं, कोशिश करता हूं हर बेरोजगार की आवाज उठाने की। भूल जाऊं तो यार माफ कर दिया करो, आपका भाई यार कोशिश तो, मुद्दे तो उठा रहा हूं ना, किसी के तो उठा रहा हूं, वो आपके भाई तो है, समस्याओं का हल भी तो हो रहा है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा उन लोगों के लिए, मुकदमा नंबर 312 2015 का मेरे अशोकनगर में दर्ज है, मेरे और मेरे साथियों पे। 211 मुकदमा नंबर FI नंबर 211 2015 अशोकनगर में, ये 2 मुकदमे अशोकनगर में हैं। 152/2013 ज्योतिनगर में है और 264/2019 संजय सर्किल थाने में 4 मुकदमे हैं और एक में तो गिरफ्तारी बाकी है, कभी भी उठा सकते हैं, कभी भी लेके जा सकते हैं। ये चारों मुकदमे मेरे और मेरे साथियों पे लगे हुए हैं, फिर भी आप लोगों की आवाज उठाते बिना डरे, किसी की बात से नहीं डरे, जहां धरना देना धरना देते, अनशन करना अनशन करते हैं। क्या मिला, क्या मिला? लाठियां, मुकदमे। इन नेता आराम से विधानसभा में बैठते, गाड़ी में घूमते, ऐसो आराम करते। लेकिन मैं उन लोगों के लिए करता हूं क्योंकि जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, पटवारी, पुलिस, थर्ड ग्रेड, जो तमाम ग्राम सेवक, जो तमाम, वो एक गरीब किसान का बेटा एक मध्यम परिवार से आते हैं, उनके माँ बाप सपने देखते हैं, भगवान से अरदास करते हैं कि मेरा बेटा और बेटी को नौकरी मिल जाए। उन लोगों की दुआओं के लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूं कि कम से कम मुझे उन लोगों की दुआएं मिले, और दुआ मिल भी रही है। आपका भाई, क्योंकि मैं जिस मकान में रहता हूं, चारों जो उसके जो सदस्य कोरोना पॉजिटिव थे, मेरे गले में प्रॉब्लम हुई, बोलने में दिक्कत आ रही थी। 7 तारीख को प्रदर्शन के बाद मैं 7 तारीख को क्वारंटाइन हो गया और 7 से लेकर लगातार मैं 9 दिन तक क्वारंटाइन रहा। वहां मैं काढ़ा लिया, जो भी गर्म चीजें लेके, जो भी दवाई लेके, और मैं फिट हूं आपके सामने। ये फिट क्यों? आप लोगों की दुआओं से। आप लोगों के जो दुआएं हैं, दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। फिर आ गया हूं मैदान में, फिर आपकी आवाज उठाने के लिए। इसके अलावा घर बैठे बैठे भी मेरी, क्योंकि लाइव में कभी आदमी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा तो आप ले जा कह दोगे साहब देख आपके नाम से झूठा बोल रहा था। मैं घर बैठे बैठे भी सीएम संयुक्त सचिव साहब से कई बार फोन पे बात करके हर बात उनको इंगित करवाता था, हर बात उनको बताता था। तो दोस्तों अब मैं काम की बात कर लूं, ये चीजें तो हो गई। मैंने मुकदमा इसलिए बताया था कि पता तो चले कि बदले में मुकदमा लाठियां मिली। आज भी कोर्ट के जो हम पैसे पे आज भी जाना पड़ता है, आज भी जाना पड़ता है। आपने देखा होगा, मैंने मुद्दा रखा मेरे बेरोजगार को नौकरी मिलनी चाहिए, मैंने मुद्दा रखा परिणाम आना चाहिए, मैंने मुद्दा रखा एग्जाम होनी चाहिए, मुद्दा रखा कि इन लोगों को बाहरी राज्यों का कोटा खत्म होना चाहिए। कभी ये मुद्दा प्राथमिकता के साथ नहीं रखा कि उपेंद्र यादव उनके साथियों के मुकदमे वापस होने चाहिए। ये आप लोगों ने भी कभी कहा क्या? लेकिन नहीं, हम कोर्ट में जाते हैं पैसे पे जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं और मुद्दा भूल के कहते हैं कि हमारा केस वापस ले लो। नहीं, क्योंकि ये कमजोरी है हमारी, चाहे मुकदमे हमारे लगे और लगे, लेकिन जो सच्चाई और ईमानदारी से हमें मुद्दे उठाने, बेरोजगार को उठाएंगे। दोस्तों कल मुख्यमंत्री जी की मीटिंग है और मुख्यमंत्री जी की जो मीटिंग है उसमें प्रमुखता से कई मुद्दे हैं। जो अधीनस्थ बोर्ड है, आरपीएससी है, अन्य विभागों की जो भर्तियां हैं लंबित, उनके सारा डेटा लिया गया है। कुछ डेटा मैंने भी सीएमओ में सौंपा है, अधिकतर जो आप लोगों ने मुझे सौंपा है वो सारा डेटा मैंने सीएमओ में सौंपा है। सारे आंकड़े मेरे खुद के बनाए हुए मैंने सौंपे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि सीएम साहब तक आपकी आवाज पूछे, आपकी जो पीड़ा पूछे, मुख्यमंत्री जी राहत दे। जो पिछली 3 सितंबर को जो मीटिंग रखी थी मुख्यमंत्री जी ने, उसमें 3 अच्छे निर्णय लिए। रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 लेवल फर्स्ट और सेकंड की एक और सूची निकालने का, एलडीसी 2018 में कम किए गए 587 पद जोड़ने का, और जो बाहरी राज्यों वालों के लिए जो मौखिक निर्देश दिए थे वो ये किसके हितैषी थे? ये बेरोजगार हितैषी निर्णय थे। और उन निर्णयों के लिए मुझे कुछ लोग सवाल उठाए, कुछ लोगों ने कहा उपेंद्र यादव मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो धन्यवाद इसलिए दे रहा, सीएम में मैं जाता हूं ना, ये जो रीट 18-2 के लिए जो साफ मना कर दिया गया था, मैं अनशन पे था, जब इज्जत दाव पे लगी तो मैं ही हाथ जोड़ता था, प्लीज मेरी इज्जत का सवाल है, एक और सूची जारी कर दीजिए साहब, मेरी इज्जत का सवाल है। सोशल मीडिया पे लोग चैलेंज दे देते मैं कि कुछ नहीं होगा, नहीं आएगी, मैं कहता था आएगी, इसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा। सरकार से लड़ना, अनशन करना, फिर हाथ जोड़ना, और जब हमारी जो मांगे मान ले
क्योंकि सीएमओ में मैं जाता हूँ यार, जो मांग करने वाले जो लोग तो मुझे ज्ञापन भेजते, मुझे मैसेज करते हैं, वो थोड़ी जाते हैं, वहां जाके हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ता है, साहब प्लीज हमारी ये मांग मान लीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। जब उन लोगों ने हमारी मांग मान ली, रीड शिक्षक भर्ती 2018 की एक लेवल फर्स्ट और सेकंड की सूची निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया, एलडीसी के पद कम किए गए, उनके आदेश दे दिया। बाहरी राज्यों के लिए हम लगातार 3 साल से लड़ रहे हैं, जिसके लिए रात दिन मेहनत की है, उस पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता क्या धन्यवाद देने के लिए? मैं दोबारा कौन से मुंह से उनके सामने जाऊं कि साहब एक और काम कर दीजिए? वो फर्ज बनता है धन्यवाद देके हम 2 काम और करवा सकते हैं, इसलिए मैंने धन्यवाद दिया। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आपने धन्यवाद क्यों दिया, वो उनकी सोच है, निजी सोच है। मुझे संगठन को भी चलाना है, मुझे बेरोजगारों के काम भी करवाने हैं, इसलिए जहां मुझे लगेगा कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करें, मैं धन्यवाद भी दूंगा। आप हरियाणा में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, आज उत्तर प्रदेश में जाइए और राज्यों में जाइए, वहां भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जो पुरानी पेंडिंग उनको रोक दी, नई भर्ती अब नहीं है। हमारे राजस्थान में भर्तियां प्रक्रिया चल रही है। 9322 सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी थी, बीच में आ गया था स्कूल बंद है नहीं देंगे, लेकिन सीएमओ के अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पे, शिक्षा मंत्री के पहल पे उन लोगों 9322 लोगों को ज्वाइनिंग मिली, 12000 एलडीसी वालों को मिली। कृषि प्रयोगशाला सहायक और महिला सुपरवाइजर और एएसओ भर्ती कई अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली। इस कोरोना काल में अन्य राज्यों ने रोक लगा दी, तो जब उन लोगों के लिए मैं जाता था, साहब एडवोकेट जनरल उतार दीजिए, साहब आज सुनवाई एडवोकेट उतार दीजिए, साहब आरपीएचओ को बोल दीजिए, साहब रिजल्ट नहीं आ रहा, साहब ये हो गया, जब वो खुद मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करके उन भर्तियों को पूरा करवाते, मेरा फर्ज बनता धन्यवाद देना। मैं एहसान फरमाइश नहीं हूं कि मैं भूल जाऊं, इसलिए धन्यवाद दिया है। काम करेंगे तो मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा। काम नहीं हुआ, क्या मैं लट नहीं खाया? 25 नवंबर को मैं जेल नहीं गया, अनशन पे नहीं बैठा ना आप लोगों के लिए। जब मुझे लगा उस समय काम नहीं होता, इस समय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं तो मैं धन्यवाद एक बार नहीं 10 बार दूंगा। कोई मेरा विरोध करे तो करे, क्योंकि काम कर रहे हैं तो धन्यवाद उनका बनता है। और अब उनसे और भी कई काम करवाने। 17 तारीख को जो मीटिंग हो रही है अन्य राज्यों में, देख लीजिए, सब लोग कोरोना को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, सब लोग चुनावों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, सब लोग अपने वर्चस्व के लिए मीटिंग कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं केवल बेरोजगारों की भर्तियों को लेकर। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मीटिंग तो ले रहे हैं ना, कम से कम हमारा संगठन प्रयास तो कर रहा है ना, कम से कम हम प्रयास तो कर रहे हैं ना। आपकी आवाज तो पूछा रहे हैं ना, किसकी आवाज है, किसको फायदा होगा? नहीं, उपेंद्र यादव तो राजनीति करता है, उपेंद्र यादव तो वो करता है। अरे उपेंद्र यादव आपसे कौन से वोट मांगने आ रहा है? उपेंद्र यादव कौन से आपसे पैसे मांग रहा है? उपेंद्र यादव कैसे अपना संगठन को चला रहा, वो खुद जानता है। आप लोगों की खुशी के लिए, आपके माता पिताओं के सपने पूरे, उनके लिए आपका दर्द देख के, हालांकि जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो फर्जी आईडी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे लोग सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, 5 लोग नकारात्मक कमेंट करते तो 95 लोग समर्थन में आते हैं। यही प्यार मुझे ऊर्जा देता है और उन नकारात्मक लोगों का सामना करने का मुझे हौसला देते हैं। मैं लगातार आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूं। दोस्तों, कल की जो मीटिंग है, मैं आपको बता दूं, कल की मीटिंग रीड शिक्षक भर्ती 2020 का एक विशेष कर इसमें यह मुद्दा है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 की विज्ञप्ति जारी हो, यह भी इसमें मुद्दा प्राथमिकता के साथ है, जो हमने 2 तारीख को प्रदर्शन के माध्यम से उठाया था। रीड 2020 का, स्कूल व्याख्याता का और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा कल है। मैं आप सबको बता दूं, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा कल शामिल किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में भर्तियां हैं, ऊर्जा विभाग की भर्तियों का भी मामला इसमें शामिल कल की मीटिंग के माननीय मुख्यमंत्री जी के एजेंडे में शामिल है, जो हम लगातार आवाज उठा रहे थे। ऊर्जा विभाग के लोग कहते हैं उपेंद्र यादव तो याद ही नहीं कर। अरे भाई, एक बार आपकी आवाज उठा के दूसरे विभाग में चला जाता हूं, दूसरे उठा के तीसरे में चला जाता हूं। लोग कहते हैं यार आप ट्वीट नहीं करते। अरे भाई, ट्वीट कर दिया तो मैं और लोगों के लिए ट्वीट करने लग जाता हूं। तो धीरे धीरे एक बार ट्वीट करने के बाद मैं दूसरे बेरोजगार है, वो भी अपनी साथी है, सबकी आवाज उठाता हूं। उनकी नहीं उठाऊं तो वो नाराज होता है, उनकी नहीं उठाऊं तो होता है, सबकी मुझे आवाज उठानी पड़ती है। लेकिन कल वाली जो मीटिंग है, आपकी बात मजबूती से रखिए और आपके मुद्दे इसमें शामिल है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा शामिल है। पिछली बार जब शिक्षा मंत्री जी ने रीट को लेकर जब बयान दिया तो कंप्यूटर शिक्षक कहने लगे हमारा तो मामला ही नहीं है। अरे भाई, आपकी आवाज उठा दी है, आपकी बात पूछा दी है। और आपको अभी बता दूं, कल सीएमओ की जो मुख्यमंत्री जी की मीटिंग है उसमें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नई स्कूल व्याख्याता,